हेलो स्टूडेंट्स। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे थे। अभी 70th का पेपर आपका डिस्कशन हो रहा था, जिसमें 36 नंबर तक हम लोग कल कर लिए थे। आज हम लोग 37 से करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है ये है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा मेज बिहार के किस जिले में होता है, तो इसका आंसर है मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, लेकिन किसी साल कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ये हो सकता है। इस साल जिसमें ये पूछा गया कि किस ज़िले में सर्वाधिक हुआ तो वो था मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण में भी मक्का का उत्पादन ठीक ठाक हो जाता है। तो बिहार के किस ज़िले में राइस सबसे ज़्यादा होता है। कभी हो सकता है कि धान का उत्पादन पूछ दे, कभी और बाकी रबी के फसल, या बिहार में बाकी के फसल जो हैं वो कैसे कहाँ होते हैं, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सरकार का एक स्कीम आया था जिसका नाम था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है कि उस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोडक्ट जो है ना, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट सबसे टॉप पर रहे। जैसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 70वां में भी पूछा गया था कि किस जिला में कौन सा प्रोडक्ट को यूज़ किया गया। तो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे अररिया है तो अररिया में मखाना बहुत होता है, तो मखाना वहाँ का हो गया फेमस। फिर अरवल है तो वहाँ पे मैंगो फेमस हो गया। औरंगाबाद का स्ट्रॉबेरी हो गया। और स्ट्रॉबेरी देखो, बिहार में स्ट्रॉबेरी भी होता है, कहाँ पे, औरंगाबाद में। बांका में कतरनी चावल। ठीक है, कतरनी राइस बांका। बेगूसराय मिर्ची, चिली जो है वो है बेगूसराय। भागलपुर में जर्दालू आम, भागलपुर का फेमस है जर्दालू आम। बांका का फेमस है कतरनी चावल। भोजपुर का मटर। बक्सर का मेथा। दरभंगा में भी मखाना, दरभंगा तो सबसे ज़्यादा फेमस है मखाना के लिए। मखाना का देखो 2 नाम आया, एक अररिया और एक दरभंगा। पूर्वी चंपारण लीची। ठीक है, पूर्वी चंपारण लीची के लिए फेमस है। गया मशरूम के लिए, देखो मशरूम आया। मशरूम, स्ट्रॉबेरी, ये सब अलग चीज़ है, तो ये सब भी पूछा जा सकता है कि मशरूम के लिए कौन फेमस है, स्ट्रॉबेरी के लिए कौन फेमस है। जर्दालू आम पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ठीक है, गोपालगंज पपीता के लिए फेमस है। जमुई जैक फ्रूट, कटहल के लिए फेमस है जमुई। ठीक है, फिर जहानाबाद मशरूम, जहानाबाद और गया दोनों सटा हुआ है, एक साथ ही है, तो मशरूम दोनों जगह पे हो जाता है। ठीक है, तो गया जहानाबाद दोनों मशरूम। कैमूर में ग्वाभा, अमरूद के लिए कैमूर फेमस है। कटिहार फिर मखाना, कटिहार में मखाना बहुत होता है, तो कटिहार मखाना। दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना होता है, और अररिया। ये सब नॉर्थ बिहार के, जैसे अगर बिहार का आप नक्शा देखेंगे तो गंगा के ऊपर है ये सब। ठीक है, दरभंगा, अररिया, कटिहार, ये सब गंगा के ऊपर के इलाके हैं, तो वहाँ पे मखाना हो रहा है। खगड़िया में हो रहा है बनाना, केला, खगड़िया में। किशनगंज पाइन एप्पल के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगंज जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाइन एप्पल का खेती बहुत ज़्यादा होता है, अनानास का खेती। फिर लखीसराय टमाटर के लिए फेमस है। मधेपुरा भी आम के लिए फेमस है। ठीक है, इसके पहले आम के लिए और कौन फेमस था, अरवल फेमस था आम के लिए, फिर जर्दालू आम के लिए भागलपुर फेमस है, मधेपुरा भी आम के लिए फेमस है। मधुबनी भी मखाना के लिए फेमस है। ऐसे तो मधुबनी फेमस है पेंटिंग के लिए, मगर अगर फसल में देखेंगे तो फसल में मधुबनी में मखाना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद मुंगेर फेमस है लेमन ग्रास, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि एक अलग चीज़ है लेमन ग्रास, तो मुंगेर में लेमन ग्रास होता है। मुजफ्फरपुर लीची के लिए आपको पता ही है, मुजफ्फरपुर फेमस है लीची के लिए। नालंदा फेमस है पोटैटो के लिए। ठीक है, आलू, नालंदा में आलू बहुत ज़्यादा होता है। नवादा फेमस है बीटल वाइन, बीटल वाइन मतलब पान का पत्ता, तो नवादा में पान खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, पान के पत्ते के लिए फेमस है। पटना प्याज, पटना को आगे बढ़ना है किस चीज़ में, प्याज में, ओनियन। पूर्णिया भी बनाना के लिए फेमस है, पूर्णिया और खगड़िया। ठीक है, पूर्णिया और खगड़िया फेमस हो गया बनाना यानी केला के लिए। रोहतास फेमस हो गया टमाटर के लिए, टमाटर के लिए एक और डिस्ट्रिक्ट फेमस था यहाँ पर, देखो लखीसराय। लखीसराय और रोहतास ये दोनों टमाटर के लिए फेमस है। फिर सहरसा में भी मखाना।
ठीक है। तो मखाना का जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है ये सब आप याद कर लीजिएगा। सहरसा में भी मखाना, समस्तीपुर टर्मरिक हल्दी के लिए, सारण टमाटर के लिए, अभी रोहतास में भी टमाटर देखे थे, लखीसराय में भी टमाटर देखे थे, शेखपुरा प्याज के लिए, पटना में भी ओनियन और शेखपुरा में भी ओनियन, शिवहर फेमस है मोरिंगा के लिए, ठीक है, सोहजन, सीतामढ़ी भी लीची के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी, सिवान फेमस है मेथा के लिए, सुपौल भी मखाना, वैशाली फेमस है हनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। हनी कहाँ पे होता है? वैशाली में। और वेस्ट चंपारण पश्चिम चंपारण फेमस है शुगर केन के प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शुगर केन गन्ना के लिए फेमस है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में क्रॉप्स का क्या है, कैसे कैसे फसल उगते हैं, कि बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, ठीक है, कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कृषि ज़्यादा होता है, मैदानी इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका है, तो मिट्टी भी अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो क्रॉप्स देखते हैं। बिहार हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 4 प्राइमरी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बिहार जो है वो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है, अपनी मिट्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, बारिश के हिसाब से, तापमान के हिसाब से और टोपोग्राफी, मतलब कहाँ पहाड़ है कहाँ मैदान है। फूड ग्रेन्स जैसे कि धान होता है, पैडी, वीट, ठीक है, राइस, पैडी, वीट, जूट, मेज, ऑयल सीड्स आर द प्राइमरी क्रॉप्स। गेहूँ, धान, जूट, जूट भी यहाँ बहुत होता है, मक्का, ऑयल सीड। The state grows a variety of vegetables including cauliflower, cabbage, tomato, radish, carrot, beet. वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं। सीरियल क्रॉप्स भी, जैसे धान, चावल, ये सब सीरियल क्रॉप्स हो गया, फूड ग्रेन। इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। सम ऑफ द नॉन सीरियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, बार्ली, ये भी उगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो गोपालगंज, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करिएगा। गोपालगंज एंड मधेपुरा हैव द हाईएस्ट नेट शोन एरिया। जो हाईएस्ट नेट शोन एरिया है वो है गोपालगंज और मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर फसल लगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जहाँ फसल उगाया जाता है वो है गोपालगंज का और मधेपुरा का, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट नेट शोन एरिया कहाँ है, गोपालगंज और मधेपुरा। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेथड्स भी हमारे यहाँ फार्मर्स अडॉप्ट कर रहे हैं। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, खेती करने का मॉडर्न तरीका, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई किसान है, ठीक है, वो आलू उपजा रहा है, तो फिर वो जब उसका आलू हो जाएगा तो वो जाके खेतों में बेचेगा, तो उससे पहले ही जो लेज कंपनी है वो आ करके उस किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी फसल उगाने से पहले कि तुम आलू उगाओ और इतना रेट पर जो है तुम हमको सारा अपना फसल दे देना। तो ये किसान के लिए भी अच्छा हो जाएगा, वो कंपनी किसान को जो है वो पैसा भी पहले भी एडवांस भी पैसा दे सकती है थोड़ा बहुत, ताकि वो फर्टिलाइज़र और सब लगाए, ठीक है। वो कंपनी उसको टेक्निक्स भी दे सकती है, मॉडर्न टेक्निक्स, जिससे कि उसका फसल ज़्यादा हो, पैदावार बढ़े। तो कंपनी और किसान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो जो भी उगाएगा वो उस कंपनी को बेचेगा। तो आलू कौन खरीदेगा? लेज की कंपनी खरीदेगी, तो वो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। समझ गए? तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेथड्स, ये सब मेथड्स भी हमारे यहाँ किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन बिहार देयर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन। बिहार में क्या पूरे भारत में 3 क्रॉप का सीजन होता है। खरीफ क्रॉप का सीजन, राबी और जायद, ठीक है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ बरसात का है, रबी ठंडा का है और जायद गर्मी का, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप ये बरसात, खरीफ को आप रेन से याद रखिएगा, रेनी में होता है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ सीजन बिगिंस इन द 3rd वीक ऑफ मे एंड एंड्स एंड द एंड ऑफ अक्टूबर। मई के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, अक्टूबर के एंड में, मतलब बारिश के टाइम पे ही खरीफ रहता है। धान, आपको जब खरीफ याद करना है तो आप दिमाग में धान लेके आइए। आपको पता होगा कि धान की जो फसल होती है, चावल की जो फसल होती है, उसको पूरा जब खेत में एकदम पानी भरा हुआ रहता है, आधा पैर तक पानी होता है, उस टाइम पे उसकी फसल लगाई जाती है। लोग पानी में डूब डूब करके और उसकी फसल लगाते हैं, धान की फसल। तो कैसे खेत में उतना पानी कब आएगा? जब बारिश होएगी। तो खरीफ जो है वो बारिश से जुड़ा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भदई, इसको भदई भी कहते हैं क्योंकि भादो के मौसम में, आपको पता होगा सावन भादो यही बरसात का मौसम है, और अग्नि, भादो और अगन, ठीक है। तो यही दोनों टाइम पे
होता है, इसीलिए इसको भदई और अग्नि फसल भी कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो पैडी यानी कि धान ही है। इसके अलावा मकई भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको भी बहुत पानी का ज़रूरत होता है। तो मकई, धान और जूट को भी बहुत पानी की ज़रूरत है। आपको जूट जो होता है, जैसे सन होता है, आप लोग बचपन में सुने होंगे सन, या फिर उसको कहते थे कि बुढ़िया के बाल होते हैं, ठीक है, जूट। तो जूट जब मतलब हो जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे जहाँ जहाँ पे गड्ढा होता है, जहाँ जहाँ पानी भरा होता है, वहाँ उसको छोड़ दिया जाता है बहुत दिनों तक, 10-15 दिन तक पानी में डाल करके छोड़ देते हैं, तो वो फिर मजबूत होता है। ठीक है, तो वो सब पानी कहाँ से आएगा गड्ढों में, जब बारिश का मौसम रहेगा। तो जूट, पैडी और मक्का, ये खरीफ क्रॉप, इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं। इसके बाद रबी क्रॉप देखें तो रबी क्रॉप ठंडा का मौसम में होगा, अक्टूबर से नवंबर, और फिर काटा जाएगा इसको मार्च अप्रैल, पूरा ठंड का मौसम। और इसका इम्पोर्टेंट है वीट, गेहूँ। वीट हो गया, चना हो गया, रेप सीड हो गया, मस्टर्ड हो गया, मतलब जो बीज वाली चीज़ें, जैसे चना, रैप सीड, मस्टर्ड, ये सब बीज वाला चीज़ है। ठीक है, जो आपका दलहन टाइप का चीज़ है, ये भी इसी टाइम पे होता है ठंड में। ठीक है, दलहन, तिलहन, ये सब जनरली ठंड में होंगे। फिर हो गया आपको जायद क्रॉप। जायद ऐसा क्रॉप होता है जो कि गर्मी के टाइम में, जैसे मई, अप्रैल मई में जब गर्मी होती है तो क्या मिलता है, खीरा मिलता है, ककड़ी मिलता है, तरबूज, खरबूज मिलता है। ठीक है, तो ये कब होता है, ये राबी और खरीफ के बीच वाला जो मौसम है उसमें होता है जायद। मस्क मेलन, वाटरमेलन, गार्ड, यही सब। ठीक है, ये तो पता ही आपको। लीची, मुजफ्फरपुर इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर इंडिया। बिहार इज़ नोन फॉर इट्स लीची एंड मैंगो प्रोडक्शन। बिहार जो है वो लीची और मैंगो के प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता है। इसके बाद थोड़ा सा वीट के बारे में देखें कि बिहार में गेहूं जो है वो कहाँ होता है। तो द बागमती प्लेन एंड गंगा दियारा आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन फॉर वीट प्रोडक्शन। बागमती नदी के पास और गंगा नदी के किनारे किनारे। सैंडी सॉइल विद द एबिलिटी टू होल्ड मॉइस्चर इज बेस्ट सूटेड। सैंडी सॉइल, बलुआही मिट्टी, नदी के किनारे जो घाट होता है वहाँ का मिट्टी बलुआही मिट्टी होता है, तो वो मिट्टी जो है अच्छा होता है, वो मॉइस्चर को होल्ड करता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रीजन है जहानाबाद, पटना और गया। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदावार हो सकती है, प्रोडक्टिविटी हो सकता है, वो है जहानाबाद, पटना और गया। बट मैक्सिमम प्रोडक्शन कर कौन सा एरिया रहा है, रोहतास, कैमूर और सिवान। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन एरियाज मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार हो रही है, वो है रोहतास, कैमूर और सिवान। मैप में अगर आप देखेंगे इसको, रोहतास, कैमूर, सिवान को, देखो जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम आए तो तुरंत बिहार का मैप खोल के बैठे रहना है और उसको देखते रहना है। तो ये यहाँ पे है, रोहतास, कैमूर नीचे यहाँ पे है और सिवान यहाँ पे है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो कहाँ सकता है, पटना, गया और जहानाबाद के आसपास। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा अपना क्षेत्रफल जो है वो गेहूं में ही लगाता है, तो वही रोहतास, यहाँ पे रोहतास है। ईस्ट चंपारण और औरंगाबाद, औरंगाबाद भी यहीं नीचे में है। और पूर्वी चंपारण तो ऊपर में हो गया, पूर्वी चंपारण तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये लोग उपजा रहे हैं गेहूं को। फिर है राइस। राइस जो है वो प्राइमरी क्रॉप है, ज़्यादातर लोग यहाँ के भात खाते हैं, चावल खाते हैं, तो राइस जो है वो हमारा प्राइमरी क्रॉप है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइस क्रॉप्स, 2 तरह का राइस क्रॉप यहाँ होता है। एक होता है गर्मी में भी लोग राइस उपजाते हैं, बरसात के टाइम में, तो उसको बोलते हैं औस, और विंटर में उपजाते हैं तो उसको कहते हैं अमन। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 3 तरह का चावल उपजाया जाता है तीनों मौसम में, तो उसको कहते हैं औस, अमन और बोरो। ठीक है, तीनों मौसम में कहाँ पे उपजता है, वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे उसका नाम होता है औस, अमन और बोरो। और यहाँ पे केवल 2 मौसम में है, औस और अमन। ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन एरियाज देखो, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकता है अरवल, रोहतास और शेखपुरा के पास। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है कौन, रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिम चंपारण। और कौन सा ज़िला है जो मैक्सिमम एरिया उसका जो है ना राइस में जाता है, वो है मधुबनी, औरंगाबाद और रोहतास। तो प्रोडक्शन भी तो रोहतास औरंगाबाद का सबसे ज़्यादा है, सब ज़्यादा एरिया यूज करता है, तो प्रोडक्शन भी सब ज़्यादा होता है, रोहतास औरंगाबाद। तो रोहतास याद रखना चावल में सबसे आगे है।
इसके बाद है जूट। जूट तो उधर होता है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया साइड में जूट होगा। ठीक है, जूट जो है वो बिहार में, देखो आपको यही समझना है कि बिहार का जो मैप है उसमें इधर चावल गेहूं सब हो रहा है। ठीक है, जूट किधर होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, उधर जूट होता है। ठीक है, जूट प्रोडक्शन इन बिहार इज सेकेंड। बिहार जो है वो जूट के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे आता है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे आता है। बंगाल में जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो फर्स्ट होता है, बिहार सेकेंड। इसके लिए अलुवियल मिट्टी चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है बिहार में, किशनगंज में। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होती है किशनगंज में, और बहुत बारिश चाहिए होता है जूट के लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर डिस्ट्रिक्ट है जूट प्रोडक्शन के लिए वो है किशनगंज, पूर्णिया। इसके बाद है मक्का, मेज। फॉर मेज प्रोडक्शन, मकई के प्रोडक्शन के लिए लाइट क्ले सॉइल, लाइट हल्की मिट्टी चाहिए होती है। तो बल सुंदरी मिट्टी सबसे ज़्यादा आइडियल मिट्टी होता है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एरिया कटिहार, कटिहार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे दे सकता है मेज का। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एरिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर कहाँ रहा है, कटिहार, मधेपुरा और खगड़िया। मैक्सिमम एरिया अंडर मेज कल्टीवेशन, खगड़िया सबसे ज़्यादा एरिया यूज किया हुआ है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वहाँ पे ये सब ऑप्शन में नहीं था, इसके हिसाब से आपका आंसर क्या बन रहा था वहाँ पे, मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर भी मेज का प्रोडक्शन करता है, चंपारण भी करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ ये आंसर बन रहा था। नेक्स्ट है पल्सेस, दाल। मेजर पल्सेस ग्रो इन द स्टेट, हमारे स्टेट में बिहार में जो दाल ग्रो होता है वो है अरहर का दाल, चना का दाल, उड़द का दाल, मसूर, मूंग और खेसारी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैमूर में है, कैमूर में सबसे ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन हो सकता है, पर प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ, पटना, औरंगाबाद और नालंदा में। ठीक है, नालंदा में ना एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जिसको टाल क्षेत्र कहते हैं। टाल क्षेत्र या टाल रीजन, यानी कि वो एक ऐसा मिट्टी का एरिया है वहाँ पे और कुछ नहीं उपज सकता है, ना गेहूँ उपजता है, ना चावल उपजता है, तो बढ़िया फसल नहीं उपजता है वहाँ पे। वही फसल उपज सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव नहीं हो, जिसको उगने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता नहीं हो, धूप भी बहुत लगे तो काम चल जाए, तो उस तरह का फसल टाल क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये नालंदा में पड़ता है, बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहाँ पे कुछ फसल नहीं उपजता है, तो वहाँ पे लोग उपजाते हैं दाल। ठीक है, क्योंकि दाल एक ऐसा फसल है, क्योंकि दाल का जो जड़ होता है ना वो खुद ही नाइट्रोजन में, दाल का जड़ लेगुमिनस होता है, उसको बोलते हैं लेगुमिनस। दाल का जड़ होता है लेगुमिनस। लेगुमिनस मीन्स उसमें एक राइबोजोम नामक बैक्टीरिया होता है, राइबोजोम, जो हवा से नाइट्रोजन को ले करके और उसको मिट्टी में घोल करके और फिर उसको पेड़ तक पहुंचाता है। तो दाल अपने आप में सफिशिएंट होता है, वो खुद ही मतलब उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस क्षेत्र में यही उपज सकता है, इसीलिए नालंदा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका करता है। ठीक है, नालंदा, पटना और औरंगाबाद। बट प्रोडक्टिविटी कहाँ हो सकती है, कैमूर में भी हो सकती है। कैमूर भी पूरा मतलब ऐसे बंजर टाइप का इलाका है, तो वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया अंडर पल्स कल्टीवेशन, सबसे ज़्यादा एरिया यही है, पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर में ही हो रहा है। ठीक है, अब बिहार में इरिगेशन देखते हैं, सिंचाई कैसे होता है बिहार में। प्रॉपर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इंक्रीजेज एग्रीकल्चरल आउटपुट। देखो बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब बारिश यहाँ बहुत अच्छा होता है, रिसीव अ फेयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मगर फिर भी अब जैसे बिहार का जो रीज़न है ना, बिहार को दोनों माना जाता है, बाढ़ भी और सुखाड़ भी यहाँ दोनों होता है। क्योंकि जो गंगा है तो गंगा के ऊपरी इलाका में, ऊपर में नॉर्थ बिहार जो है ना वो बाढ़ से पीड़ित रहता है, बारिश भी ज़्यादा नॉर्थ बिहार में ही होता है। और साउथ बिहार जो है ना वो सुखाड़ से पीड़ित है, ड्राउट है ना। साउथ बिहार जो है ये ड्राउट से पीड़ित है और नॉर्थ बिहार फ्लड से पीड़ित है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो क्या है, अनइवन है, पूरे बिहार को अच्छा रेनफॉल नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो हमारे यहाँ खेती करने के लिए हमें ज़रूरत है इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था, कि सरकार सिंचाई की व्यवस्था करवाए। तो सबसे ज़्यादा सिंचाई हमारे यहाँ जो होता है वो होता है नहरों के द्वारा, कैनाल्स, बहुत सारे नहर बनाए हुए हैं गंडक नदी पे, सोन नदी पे। ठीक है, उन नहरों के द्वारा हमारे यहाँ सिंचाई होती है। 37% इरिगेशन कैनाल से होता है। उसके अलावा बहुत सारे खेतों में लोग ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं,
ज़मीन से पानी निकाल के यूज़ करते हैं, तो ट्यूबवेल का यूज़ और वेल और पॉन्ड वगैरह का यूज़ करते हैं। साउथ बिहार रीजन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कैनाल इरीगेटेड एरिया। सबसे ज़्यादा इरीगेशन का जरूरत किसको है, नॉर्थ बिहार या फिर साउथ बिहार? साउथ बिहार को, क्योंकि साउथ बिहार में ड्राउट होता है, सूखा पड़ता है। नॉर्थ बिहार में तो इतनी नदियाँ हैं, बाढ़ ही से हमेशा पीड़ित होता है। तो साउथ बिहार में ज़्यादा कैनाल्स वगैरह निकाले गए, ज़्यादा इरीगेटेड एरिया कौन है, साउथ बिहार है। यही सरकार का ध्यान कहाँ है, साउथ बिहार पे। द फॉलोइंग कैनाल्स, ये कुछ कैनाल्स हैं। ये एक हो गया कोसी कैनाल। 2 कैनाल्स टेकन आउट फ्रॉम हनुमान नगर रिजर्वायर। हनुमान नगर बैराज से 2 कैनाल निकाला गया है, एक ईस्ट कोसी कैनाल और एक वेस्ट कोसी कैनाल। देखो ये नॉर्थ बिहार का हो गया, कोसी नदी जो है वो नॉर्थ बिहार में, तो 2 है। एक ईस्ट कोसी कैनाल, तो जो ईस्ट के जिले हैं जैसे पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, और वेस्ट कोसी कैनाल दरभंगा के लिए। तो 2 कैनाल है, एक वेस्ट कैनाल और एक ईस्ट कैनाल। तो वेस्ट कैनाल दरभंगा और ईस्ट नहर जो है कोसी का पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा। ठीक है। फिर है सोन कैनाल, सोन नहर, ये साउथ बिहार में हो गया। ईस्टर्न सोन कैनाल टेकन आउट फ्रॉम बरुन इरिगेट्स पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया। ये साउथ बिहार में है सोन कैनाल, तो ये इरिगेशन देता है पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया को। और वेस्ट कैनाल इस साइड बक्सर और रोहतास को। तो यहाँ भी 2 कैनाल हैं सोन के भी, एक हो गया ईस्ट साइड के लिए और एक हो गया वेस्ट साइड के। जो ईस्ट है वो हो गया पटना, गया, जहानाबाद इधर, और वेस्ट वाला जो हो गया वो हो गया बक्सर, रोहतास। ठीक है। इसके अलावा और एक कमला कैनाल है, ये भी नॉर्थ में है। कमला कैनाल कमला नदी से निकाला गया है दरभंगा में, और ये इरिगेट करता है दरभंगा और मधुबनी जिला को। त्रिवेणी कैनाल, ये गंडक नदी से निकाला गया है, त्रिवेणी। इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम गंडक रिवर एट त्रिवेणी। इट इरिगेट्स वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है, वेस्ट चंपारण। गंडक कैनाल, यहाँ से 2 कैनाल निकाले गए हैं वाल्मीकि नगर के पास से। एक हो गया सारण कैनाल, जो सारण, गोपालगंज और सिवान जिले को, और एक हो गया तिरहुत, मुजफ्फरपुर, वैशाली और ईस्ट चंपारण जिले को। ठीक है। तो गंडक कैनाल। इस तरह से बहुत सारा कैनाल्स बिहार में बनाया गया है। इसके अलावा बिहार में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? ज़्यादा इंडस्ट्री बिहार में है नहीं। इंडस्ट्री अगर यहाँ पे होता तो हमारे जो लोग हैं वो बाहर मजदूरी करने, प्रवासी मजदूर बन के नहीं जाते। तो इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं। ठीक है। देखो, कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 20.1%, बिहार इंडस्ट्रियल सेक्टर अकाउंट फॉर जस्ट 3.2%। नेशनल एवरेज 20% का है, बिहार में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मात्र 3%। हमारा जो इनकम है, बिहार का जो इनकम है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें इंडस्ट्री का जो शेयर है वो मात्र 3.2% है। समझ गए? तो इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है नहीं, पर जो है थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन बनता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे यहाँ जो भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। पहले यहाँ पे शुगर मिल बहुत चलता था। ठीक है। जूट मिल, शुगर मिल। शुगर मिल क्यों? क्योंकि शुगर केन होता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। डच फाउंडेड द फर्स्ट शुगर प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इन 1840। डच लोगों ने बिहार में सबसे पहले यहाँ पे शुगर मिल खोला था। ठीक है। शुगर मिल, जहाँ पे चीनी बनाया जाता था गन्ना से। तो ये 1840 में। फिर बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, कॉन्फेड, इसका गठन हुआ था 1983 में। ठीक है। जैसे अमूल है ना, वैसे बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी कि सारे किसान वो अपना दूध बेच के नहीं, क्या करेंगे, आपस में मिल करके फिर उस दूध को पैकेट में करके बेचेंगे, या फिर उसका पनीर बना के बेचेंगे, या रसगुल्ला बना के बेचेंगे, जो भी। तो ये हो गया बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन। फिर सिल्क इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है कहाँ? भागलपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भागलपुर इज इक्वल टू सिल्क। बिहार इज ऑल्सो होम टू द टी इंडस्ट्री। बिहार में चाय की खेती और चाय का भी मतलब फैक्ट्री है, कहाँ है? किशनगंज में। ठीक है। टी इंडस्ट्री बिहार में कहाँ पे है? किशनगंज, क्योंकि वो सिल्लीगुड़ी और नॉर्थ ईस्ट से सटता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका ऐसा वेदर है कि वो चाय वहाँ पे उग सकता है। ठीक है। इसके अलावा पूर्णिया का जो मरंगा डिस्ट्रिक्ट है वो जूट पार्क वहाँ पे बनाया जा रहा है। अभी बताया था ना, पूर्णिया और किशनगंज में जूट सब ज़्यादा होता है, तो पूर्णिया के मरंगा में जूट पार्क बनाया गया है। ठीक है। अलॉन्ग विथ अदर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत बिहार में है, चमड़ा फैक्ट्री,
मुजफ्फरपुर एंड मोकामा, ठीक है, मुजफ्फरपुर और मोकामा ये लेदर इंडस्ट्री के लिए का सेंटर है, मुजफ्फरपुर और मोकामा। द मेजॉरिटी ऑफ रॉ मटेरियल ट्रेवल टू कोलकाता, कानपुर एंड चेन्नई एज अ रिजल्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रीज। इसके बाद बरौनी का रिफाइनरी आपको पता ही है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, बेगूसराय में है ये। इट गेट्स इट्स ऑयल, इसको अपना तेल मिलता है असम के नुमालीगढ़ से, ठीक है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी। इसके बाद एक है बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जहाँ जहाँ बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए है बियाडा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। विथ लोकेशन टू पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर। इसका 4 रीजनल ऑफिस है, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। देखो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो बिहार में कहाँ आएंगे, पटना, क्योंकि पटना राजधानी और वहाँ इंडस्ट्रीज़ है। फिर दरभंगा में भी थोड़ा बहुत है। मुजफ्फरपुर फेमस है, मुजफ्फरपुर में एक बेला इंडस्ट्रियल जोन है, याद रखना पूछ सकता है, बेला इंडस्ट्रियल जोन जो है ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, और भागलपुर भी फेमस है। तो इस तरह से 4 रीजनल ऑफिस हुए, भागलपुर में सिल्क इंडस्ट्री वगैरह हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये पीएसयू कहाँ है, मोकामा में। ये रेल का डिब्बा वगैरह बनाने का ये काम करता है, भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा में, ठीक है, रेल का डिब्बा वगैरह बनाता है। उसका 2 ऑफिस है, एक मुजफ्फरपुर में है और एक मोकामा में है। तो मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशन बिहार, मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशन देख लो कौन कौन। एक हो गया बीटा, बीटा पटना में है, ये शुगर मिल के लिए। भागलपुर तस्सर सिल्क, बिहार शरीफ टोबैको के लिए फेमस है, ठीक है, बिहार शरीफ टोबैको। डुमरांव फेमस है कॉटन टेक्सटाइल, डुमरांव भागलपुर के पास हो गया, ये फेमस है कॉटन टेक्सटाइल और लैंटर्न। दीघा लेदर और बियर, दीघा पटना में हो गया। दरभंगा पेपर के लिए फेमस है, पेपर फैक्ट्री दरभंगा। डालमिया नगर सीमेंट के लिए फेमस है, पूछा जा चुका है। गया फेमस है सुगर, लैक मनलाह, कॉटन टेक्सटाइल, लेदर। हाजीपुर फेमस है प्लाईवुड के लिए। कटिहार फेमस है जूट के लिए और मैच स्टिक के लिए, ठीक है। मोकामा लेदर के लिए और रेल वैगन। मुंगेर गन फैक्ट्री, ये तो बहुत पुरानी बात है, अंग्रेजों के टाइम में ही सबसे पहले गन फैक्ट्री मुंगेर में इस्टेब्लिश किया गया था, तो गन फैक्ट्री और सिगरेट। पटना क्रैकर्स, क्रैकर माने पटाखा, और कॉटन टेक्सटाइल। समस्तीपुर फेमस है पेपर मिल और शुगर, पेपर मिल के लिए समस्तीपुर और दरभंगा, ठीक है। तो ये आपको एक बार इसको ज़रूर याद कर लेना। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, ऐसा व्यक्ति इन चारों में से जो भारत का राष्ट्रपति था, अमेरिका, चीन, टर्की, थाईलैंड के राजदूत रहे, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति तो रहे ही, साथ में अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत भी रहे, राजदूत एम्बेसडर, ठीक है। अगर वो एम्बेसडर रहे तो इसका मतलब वो फॉरेन सर्विसेज में होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में होंगे, के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगर राधाकृष्णन होते तो इनके बारे में हम लोग पढ़े होते, क्योंकि हम लोग इन चारों में सबसे ज़्यादा जानते हैं राधाकृष्णन को ही, टीचर्स डे मनाया जाता है इनके नाम पे। तो अगर ये इतना चीज़ होते तो इनके बारे में हम लोग कभी ना कभी तो पढ़े होते, तो ये तो आंसर है नहीं। इसके अलावा इन तीनों में कोई भी हो सकता है, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण और R वेंकटरमण। इतना सारा चीज़, ब्रांड एम्बेसडर है, IFS भी है, रहे होंगे, तभी वो एम्बेसडर रहे होंगे, ठीक है, साथ में जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति। तो ये इस केस में हो सकता है कि वो ज़रूर साउथ के रहे हों, ठीक है, क्योंकि साउथ ज़्यादा डेवलप है हमारे यहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ज़्यादा लिटरेसी रेट है। तो फिर शंकर दयाल शर्मा भी कट हो जाता है और KR नारायण बच जाते हैं और R वेंकटरमण, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, कोचेरिल रमन नारायण, KR नारायण वाज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, होल्डिंग ऑफिस फ्रॉम 25 जुलाई 1997 टू 25 जुलाई 2002, बॉर्न ऑन 27 अक्टूबर 1920 इन द विलेज ऑफ उजावुर इन केरला, केरला में इनका जन्म हुआ था। नारायण's जर्नी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड रिमेन्स अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ इंडिया। Narayan's academic prowess was evident from an early age, culminating in his receiving an honor degree in English literature
यानी अर्ली एज से ही एकेडमिकली बहुत ही साउंड थे। ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ऑनर्स किया था। कहाँ से? त्रावणकोर यूनिवर्सिटी से। दिस वाज अ प्रिकर्सर टू अ स्कॉलरशिप फंडेड स्टडी पीरियड एट द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। फिर उनको स्कॉलरशिप मिला, फिर वो लंदन गए पढ़ने के लिए उस स्कॉलरशिप पे, वहाँ जाके पढ़े। फॉलोड बाई स्टिंट एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर ही स्टडीड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था। In 1949 नारायण began his career in the Indian Foreign Services। वो है ना IFS में ज़रूर इन्होंने किया होगा। तो 1949 में अपना कैरियर शुरू किया IFS के तौर पे, और बहुत जगह पे ये एम्बेसडर रहे, बहुत सारे एम्बेसीज में गए, जैसे रंगून, म्यांमार, टोक्यो, लंदन, कैनबरा, हनोई। His diplomatic expertise was further recognized through his appointment as Indian ambassador to Thailand, Turkey and China। यही क्वेश्चन पूछा गया, ये इंडियन भारत के राजदूत रहे थे। इंटरिंग द पॉलिटिकल स्फेयर नारायण वॉज इलेक्टेड टू द लोकसभा। उसके बाद ये अपना जॉब रिज़ाइन करके, बहुत सारे IAS IPS IFS लोग रिज़ाइन करते हैं, तो इन्होंने भी रिज़ाइन करके फिर ये पॉलिटिकल स्फेयर में आ गए। ठीक है, मतलब राजनीति से जुड़ गए, और लोकसभा का इलेक्शन ये जीत कर 1984 में ये लोकसभा के इलेक्ट हुए। इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में ये मंत्री पद भी मतलब संभाले। इन 1997 फिर ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुए, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने केरला से इस ऑफिस में इलेक्ट होने वाले। यानी केरला से कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट, जैसे बिहार से जाने वाले जो पहले राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले राष्ट्रपति भी थे और वो बिहार के भी थे। तो केरला से कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना हो वो थे KR नारायण, फर्स्ट ऐसे व्यक्ति। और पहला दलित जो इस पोस्ट पे गए थे वो थे KR नारायण, फर्स्ट दलित। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो फर्स्ट वो ट्राइबल वुमन है ना, पहला कोई आदिवासी जो उस जगह पे पहुंचा है वो है द्रौपदी मुर्मू मैडम। तो उसी तरह से फर्स्ट कोई दलित, ठीक है, SC कास्ट कह सकते हैं, तो इस ऑफिस को साइन करने वाले वो थे KR नारायण। हिज प्रेसिडेंसी इज रिमेंबर्ड फॉर हिज मेटिकुलस अधेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर। बाकी तो वही चीज़ है। तो समझ गए आप लोग KR नारायण जी के बारे में। ठीक है, KR नारायण पास रवे 9 नवंबर 2005 को फिर इनका डेथ हो गया। हिज लाइफ जर्नी फ्रॉम थैचेट हट इन केरला। तो केरला में एक झोपड़ी से निकल के राष्ट्रपति भवन तक का इनका एक पूरा जर्नी रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? KR नारायण। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस का दो प्रक्रिया होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन का बात किया गया, अंधेरी अभिक्रिया। असल में साइटोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है? ग्रैनम में, ग्रेना लैमेला में, स्ट्रोमा में, या इनमें से किसी में भी नहीं। ग्रैनम, ग्रेना लैमेला, स्ट्रोमा, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो असल में कहाँ पे होता है? ठीक है, देखो दोनों रिएक्शन देख लीजिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, और द बायोसिंथेसिस फेज अकर्स इन द स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यही क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द स्पेस आउटसाइड द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। और लाइट रिएक्शन, यहाँ अंधेरी प्रक्रिया पूछा था, और अगर उजल मतलब लाइट वाला प्रक्रिया पूछता, डार्क रिएक्शन नहीं लाइट रिएक्शन पूछता, तो ये कहाँ होता है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लाइट रिएक्शन होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। दोनों चीज़ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। लाइट वाला रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ चाहिए, बचपन से ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ में पहला क्या चाहिए? पेड़ को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ को चाहिए पानी, पेड़ को चाहिए सनलाइट, यही तो है लाइट एनर्जी। और पेड़ में होना चाहिए क्लोरोफिल, मतलब वो पेड़ जो है वो हरा होना चाहिए, उसके पत्तों में होने चाहिए क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये सूरज की रोशनी को खींचता है, एब्जॉर्व करता है।
ठीक है। तो क्लोरोफिल, ये भी क्वेश्चन 71 में ही पूछा गया, क्लोरोफिल का काम क्या है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट यानी लाइट एनर्जी, और फिर उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये इसी को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में लाइट का काम है। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। फिर वो केमिकल क्या करता है, वो तोड़ता है, वाटर को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन से क्या निकला, केमिकल निकला एटीपी और एनएडीपीएच। डार्क रिएक्शन इसी केमिकल का एटीपी और एनएडीपीएच का यूज किया, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। क्या करेगा, CO2 को वाटर से मिला करके क्या बना देगा, ग्लूकोज, C6H12O6। ये हो गया डार्क रिएक्शन। यहाँ पे लाइट का कोई काम नहीं, यहाँ जो पहले लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और अब उस केमिकल एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके क्या बना दो, ग्लूकोज, बस हो गया। These reaction takes place in the stroma. Dark reaction कहाँ होता है, स्ट्रोमा में, the fluid filled space surrounding the thylakoid within the chloroplast. The stroma contain all the necessary enzymes. स्ट्रोमा में सारे नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं जो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब होता है कैटलिस्ट, मतलब ऐसा चीज जो किसी भी रिएक्शन को और तेज कर दे, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। कोई रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल स्पीड से हो रहा है, पर उसको और तेज कर देगा तो उसको कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे होता है ना कि आग में घी छिड़क दो, आग और तेजी से जलने लगता है, तो घी क्या है, घी एक तरह से कैटलिस्ट हुआ, ठीक है। तो वनस्पति तेल को जब वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे, तो वो इसका आंसर है निकेल। इसमें निकेल का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, द प्राइमरी कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू प्रोड्यूस वनस्पति घी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल से बनाएंगे वनस्पति घी, तो यहाँ पे जिस कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे वो है निकेल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एडिंग हाइड्रोजन गैस टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द ऑयल। ऑयल में क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन गैस जोड़ देते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, या फिर हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि तेल में क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, नाम ही हाइड्रोजिनेशन। विच कन्वर्ट देम इनटू सैचुरेटेड फैट, जो उसको कन्वर्ट कर देता है घी में, तेल को घी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हाइड्रोजन जोड़ देता है, ठीक है। और कैटलिस्ट के तौर पे निकेल का यूज़ करता है। बस इतना याद रखना कि ऑयल को कन्वर्ट करना है आपको क्या चीज़ में, घी में, तो क्या करते हैं इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं निकेल का, कैटलिस्ट है निकेल। तो ये आप लोग याद रखिएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें इतना ही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल निकेल इज द मोस्ट कॉमन, निकेल मोस्ट कॉमन है, बट अदर कैटलिस्ट भी यूज हो सकता है, जैसे कि पैलेडियम PD, प्लेटिनम PT, रुथेनियम RU। तो PD तो ऑप्शन में था, बट जब निकेल ऑप्शन में है ही तो निकेल का ही यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 41 नंबर। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का है। नेताओं की सूची को उनके क्षेत्र की सूची के साथ सुमेलित करें, ठीक है। एक तरफ नेता है और एक तरफ उनका क्षेत्र है, और इसको सही सुमेलित करना है आपको। कौन नेता कहाँ से लड़ा था, तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे। तो ए का हो गया 3, और जब ए का हो जाएगा 3 तो आपका आंसर ही आ जाएगा C नंबर। यहाँ पे ए का 3 है, और भी देख सकते हैं, जैसे हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ी थी, तो बी का हो गया 4, ठीक है। तो आपको ये सब याद करना होगा, कौन नेता कहाँ से लड़ा था। ये नेता सब कब लड़ा था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम 1857, उसमें बहुत सारे नेता थे और वो अपने अपने जगहों से लड़ रहे थे। तो आपको पूरा 1857 का विद्रोह आज पढ़ा देते हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो उसको देख लीजिए।
ठीक है, पहले ये देख लो, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, ये कब हुआ था? 1857। इसको पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत सारे लोगों ने कहा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत सारे लीडर्स थे इसमें, जैसे बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खां इन दिल्ली। दिल्ली में तो देखो पूरा जो हो रहा था 1857 का विद्रोह, इसका नेता बना दिया गया था पूरा विद्रोह का बहादुर शाह जफर को। ये अंतिम मुगल शासक है बहादुर शाह जफर। फिर जब ये विद्रोह खत्म होता है तो अंग्रेज लोग क्या करता है कि इसका जो दो गो बेटा होता है दोनों को मार देता है और इसको बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देता है और बेटा सबको मार देता है ताकि अब मुगल वंश खत्म। तो ये अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। और जनरल बख्त खां इन दिल्ली। फिर नाना साहब और तात्या टोपे लड़े थे कानपुर से। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे लड़े थे कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी झांसी से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। ये तो मेन है। इसके अलावा जैसे कुंवर सिंह जगदीशपुर से। तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से लड़े थे। तो देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल में। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पायर वाज प्रोक्लेम द लीडर बट जनरल बख्त खां, क्योंकि बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चुके थे तो वो सिर्फ लीडर थे, उनके जगह पे वो अपना सेनापति को लड़ने के लिए भेजे थे, वो था जनरल बख्त खां। ठीक है, अ वेटरन आर्टिलरी ऑफिसर हेल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एंड बिकेम द कमांडर इन चीफ। देखो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून। और ये उस समय जब अंग्रेज इनको पकड़ने के लिए आए थे तो ये कहाँ छिपे हुए थे? ये हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, तो ये हुमायूं के मकबरे में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये उस समय कहाँ छिपे हुए थे, कहाँ से इनको निकाला था? हुमायूं के मकबरे से इनको निकाल के फिर इनको रंगून भेज दिया। ठीक है, उसके बाद है कानपुर। कानपुर से नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड बेटा थे। और उस टाइम अंग्रेजों ने ये नियम लागू कर दिया था कि अगर आपका अपना पुत्र है तो बस वही राजा बन सकता है, बाकी मुंह बोला या फिर अडॉप्टेड बेटा जो है वो राजा नहीं बन सकता है। तो पेशवा बाजीराव को अपना बेटा नहीं था तो वो अडॉप्ट किए थे नाना साहब को, तो इनको फिर राजा बनने नहीं दिया गया था। तो ये भी युद्ध लड़ने लगे थे। और इनके साथ थे तात्या टोपे जो लक्ष्मीबाई के गुरु थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के। इसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, तो पता ही आप लोग को। लखनऊ से बेगम हजरत महल द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध। ठीक है, अवध के नवाब जो थे उनकी वाइफ बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी। ठीक है, जो अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। तो इनको कोई समस्या नहीं था, इनको पुत्र भी था। ठीक है, इनका मतलब अपना बेटा भी था और ये आराम से शासन चला रहे थे, मगर इनको हटाने के लिए जो अंग्रेज थे उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सही से शासन नहीं चला रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को जिसका नाम था आउट्रम, एक अंग्रेज ऑफिसर था आउट्रम, जो कि इनके स्टडी किया कि इनके यहाँ क्या क्या हो रहा है लखनऊ में। फिर उसने अपना रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में कहा कि ये सही से शासन नहीं चला पा रहे, इसीलिए इनको भी फिर ये लोग रंगून भेज दिया और इनका जो अवध था यानी लखनऊ था वो छीनने लगे। तो बेगम हजरत महल वहाँ पे लड़ी थी, वो हाथी पे चढ़ के लड़ी थी। ठीक है, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, और रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर, ये एक रिलीजियस लीडर थे, नाम से ही समझ में आ रहा है मौलवी जी हैं। रिलीजियस लीडर, रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग द रिवोल्ट इन फैजाबाद। फैजाबाद से इन्होंने लीड किया था। ठीक है, इसके बाद बिहार से पता ही आपको, बिहार के आरा जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरस के थे ये। आप ठीक है, ये 80 बरस के थे, एक लोकल जमींदार, और ये वहाँ से लड़े थे। बरेली में खान बहादुर खान, बैरकपुर से मंगल पांडे। दो नॉट अ लीडर इन द सेंस ऑफ रीजन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रोल इन इंटीमेटिंग द म्यूटनी एट बैरकपुर। मतलब बैरकपुर कलकत्ता में है। ठीक है, बैरकपुर कहाँ है? कलकत्ता में। तो वहाँ से इसको लीड किए थे मंगल पांडे, इनको तो फांसी भी दे दिया गया था। फिर असम, असम से भी कुछ लोग थे, कंद परेश्वर सिंह और मनी रामा दत्ता, ये असम के लीडर थे। क्वेश्चन में पूछ सकता है, कंद परेश्वर सिंह और मनी रामा दत्ता। उड़ीसा से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही,
ये उड़ीसा से लीडर थे, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस रिवॉल्ट को देखते हैं। द रिवॉल्ट, इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला इस तरह का बड़ा मतलब तौर पे एक युद्ध हुआ था। ठीक है, ये असल में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। क्यों सिपाहियों द्वारा, मतलब इसका बहुत सारा नाम है, जैसे सिपाही विद्रोह, ठीक है, ऐसा अंग्रेज लोग कहते हैं। ठीक है, ग्रेट रिबेलियन, हिंदी जो इंडियन हिस्टोरियन है, भारत के जो इतिहासकार हैं, वो इसको भारतीय विद्रोह कहते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है, 1857 का विद्रोह या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बी.डी. सावरकर एक किताब लिखे थे इसके ऊपर, और वो लिखे थे इसको, वो कहे थे इसको कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी पूछा सकता है कि इस पे बुक कौन लिखा था, तो बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने इस पे किताब लिखा था, और उस बुक का नाम था 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका कारण क्या था, बहुत सारा कारण था। ठीक है, जैसे राजनीतिक कारण, कि अंग्रेज जो है इस तरह से एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था, हड़प की नीति। उस समय लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, कौन था, लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी एक कानून लेके आया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हड़प की नीति, या व्यपगत का सिद्धांत। अगर हिंदी में आएगा तो व्यपगत का सिद्धांत आ सकता है, व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इसमें यही था कि ऐसा राजा जिसका बच्चा अपना नहीं होगा तो उसके राज्य को अंग्रेज लोग हड़प लेगा उस राजा के मरने के बाद। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही सेम चीज हुआ था, क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं था। ठीक है, ठीक है, एडॉप्टेड सन को परमिट नहीं किया जाएगा, सिंपल सही बात है, एडॉप्टेड बेटा को परमिशन नहीं मिलेगा राज चलाने का। इस हिसाब से 3 राज्यों को हड़पा गया था। ये पूछ सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के किसको किसको हड़पा गया, तो सतारा, नागपुर, झांसी, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर। सबसे पहले किसको हड़पा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हड़प की नीति लगा करके सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था, वो था सतारा। सतारा, नागपुर एंड झांसी, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर। उसके बाद अवध को भी हड़प लिया गया था, अवध। ठीक है, तो अवध को तो हड़पा गया था ये लगा के कि अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे नहीं चल रहा है, तो वाजिद अली शाह को वहाँ से हटा दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो बता दिया अभी। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग, वही है कि अपना नेचुरल, अगर आपके पास उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको अपना राज्य छोड़ना होगा, फिर अंग्रेज हड़प लेंगे। इसके बाद वो तो राजनीतिक कारण हुआ, फिर सोशल एंड रिलीजियस कॉज, सोशल सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या है, तो द रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पूरे देश में स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में चेंज किया जा रहा था, ये भी एक कारण था, कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती प्रथा को हटाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे जो रूढ़िवादी लोग थे वो उसके खिलाफ थे कि क्यों हटाया गया, ये तो अच्छा प्रथा था। देखो, कभी भी कोई प्रथा चलता है तो जो उस समय के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उसको लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ चल रहा है हमारे देश में, भले ही वो कितना भी गलत हो रहा हो। ठीक है, तो उस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे थे। विधवा पुनर्विवाह लाया गया, उसका भी एकदम विरोध करने लगा जो लोग सब था। ठीक है, तो ये भी एक कारण था, भले गलत चीज़ का विरोध, जो सही चीज़ है उसी का विरोध कर रहा था, पर ये भी एक कारण था। फिर मॉडर्न एजुकेशन लाया गया। ठीक है, तो इससे भी जो रूढ़िवादी लोग थे हिंदू और मुस्लिम में, इन लोग चैलेंज करने लगे। इवन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे और टेलीग्राफ लाइन जो लाया गया उसको भी सस्पिशन से देखा जाता है, कुछ बढ़िया काम भी कर रहा है तो उसको भी देखा जाता है कि नहीं, सस्पेंस की निगाहों से उसको देखा गया था। Next, economic cause. In rural areas, peasants and zamindars were infuriated by the heavy taxes on land and stringent method of revenue collection followed by the company. उसके बाद आर्थिक कारण तो आपको पता ही है कि किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जा रहा था, लगान मूवी में दिखाया गया है। तो टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन के कारण भी वो लोग इस तरह से, मतलब लोग एकजुट हुए लड़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद मिलिट्री कॉज, मिलिट्री कारण क्या था, तो मिलिट्री कॉज ये था कि जो हमारे
इंडियन जो लोग थे मिलिट्री में उनका तादाद था 5 और जो अंग्रेज थे उनका तादाद था 1, यानी 5:1 का रेशियो था। हर 5 इंडियन सिपाहियों पे एक अंग्रेज सिपाही हुआ करता था, पर अंग्रेज सिपाही को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था, ठीक है। इंडियन सिपाहियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो ये एक कारण था। इन लोगों को जैसे तिलक लगाना या पगड़ी पहनना या कड़ा पहनना, इन सब पे बैन कर दिया जाता था, तो ये भी उनको गुस्सा दिलाता था, ठीक है। और सेम रैंक का सिपाही था अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाही, पर भारतीय सिपाहियों को कम पैसा दिया जाता था, कम सैलरी होता था उससे, ठीक है। उनको अपने घरों से बहुत दूर जाके काम करना पड़ता था, तो ये भी एक कारण था, ठीक है। फिर लॉर्ड कैनिंग जो है ना, उन्होंने 1856 में कानून लाया था, जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में कहा गया था कि उनको समुद्र के पार भी ले जाया जा सकता है काम कराने के लिए, जैसे कहीं भी विदेशों में ले जाया जा सकता है, म्यांमार, श्रीलंका, कहीं भी। तो इसके खिलाफ, क्योंकि समुद्र पार करना उस समय ऐसा मानते थे भारतीय लोग कि समुद्र देवता है, उसको पार नहीं किया जा सकता है, तो समुद्र पार करना मतलब एक गैर धार्मिक काम है, और इस तरह का कानून आया तो इसका भी विरोध किया गया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखें तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के टाइम अगर क्वेश्चन पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। वो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी बने 1858, मतलब जब युद्ध खत्म हुआ 1858 में, युद्ध को जब खत्म किया गया तो फिर एक कानून लाया गया, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि अब से जो है ना किसी भी राज्य को हड़पा नहीं जाएगा, जो जिस स्थिति में है अब उसी स्थिति में रहेगा, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल है उसको चेंज करके क्या बना दिया गया, वाइसराय। तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे वो चेंज होके बन गए वाइसराय, फर्स्ट वाइसराय। द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंक्लूड, उनके टाइम में क्या क्या हुआ था, तो 1857 का विद्रोह हुआ था जिसको उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली दबा दिया था। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कानून के तहत भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे आज के टाइम में एक मंत्री है तो उसके अंडर में बहुत सारा, मतलब जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री भी है, इस तरह से एक व्यक्ति बहुत सारा मंत्रालय लिया हुआ रहता है, तो यही पोर्टफोलियो सिस्टम है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में लाया गया था, ठीक है, 1861। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति को भी खत्म किया गया कि अब हड़पा उड़पा नहीं जाएगा, जो राज्य जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मतलब जिस आधार पे ये होता है ना भारत का जो आईपीसी की धारा लगती है और लोगों को सजा दी जाती है क्रिमिनल एक्ट्स में, तो ये सब उसी समय लाया गया था। हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 1858 उसी समय से चल रहा था, अब जाके इसको ये बना दिया गया ना भारतीय संहिता करके चेंज किया गया नाम वगैरह, उस समय से ही ये सब चल रहा था। सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। और इमीडिएट कारण था जो 1857 का विद्रोह था, उसका इमीडिएट कारण, तत्कालिक कारण था कि उस समय एक बंदूक यूज़ किया जाता था, न्यू इनफील्ड राइफल्स, ठीक है। तो न्यू इनफील्ड राइफल्स में ऐसा हल्ला उड़ गया था, ऐसा अफवाह फैल गया था कि उसमें जो गाय और सूअर का जो फैट है, तेल है, चमड़ी है, उसका प्रयोग वहाँ पे किया जा रहा है इस राइफल में, ठीक है। और उसको मुंह से खोलना होता था, जैसे बम को मुंह से खोलना होता है उस तरह से। तो फिर यहाँ पे हो गया कि जो हिंदू थे वो फिर गाय के नाम पे चिढ़ गए और जो मुसलमान थे वो पिग्स के नाम पे चिढ़ गए। बिफोर लोडिंग दीज राइफल द सिपॉय हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑन द कार्ट्रिज, कार्ट्रिज पे जो पेपर है वो मुंह से उसको हटाना होता था। तो दोनों ने यूज करने से मना कर दिया, हिंदू और मुसलमान दोनों ने। Lord Canning tried to make amend for the error and the offending cartridge were withdrawn, but the damage had already been done. फिर लॉर्ड कैनिंग उस कार्ट्रिज को हटवा भी दिए, पर डैमेज तो हो चुका था तब तक। मंगल पांडे जो है उन्होंने बैरकपुर में मतलब एक सीनियर ऑफिसर पे अटैक कर दिया था और फिर उनको फांसी पे लटका दिया गया, जिससे पूरा मतलब वो हो गया कि भारतीय सिपाही को मारा गया। सभी जगह के भारतीय सिपाही अपना हथियार डाल दिए कि अब हम लोग आपके लिए नहीं लड़ेंगे, ठीक है। 9 मई 1885 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज़ न्यू राइफल, नए राइफल को यूज करने से मना कर दिया, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है।
10 मई को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह है उसका शुरुआत किस दिन हुआ, डेट क्या है? तो डेट है 10 मई। 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ के जो सिपाही हैं वो गए कहाँ? दिल्ली गए थे। दिल्ली में जा कर के वहाँ पे जो मुगल शासक थे, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, उनके यहाँ इन लोगों ने गया और वहाँ पे जाके उनको लीडर घोषित कर दिया कि ये जो 1857 का विद्रोह है उसके नेता बहादुर शाह जफ़र है। समझ में आया? तो 10 मई 1857 मेरठ से ये शुरू हुआ था। लखनऊ से, जैसा कि पहले ही बता दिए, लखनऊ या अवध से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब जो पेशवा बाजीराव के बेटे थे, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर, आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई स्केप्ड शी वाज जॉइंड बाय तात्या टोपे, मतलब वो तो ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई ही लड़ते रही थी ग्वालियर जाके। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह जगदीशपुर से, ये सब आप लोग को बता ही दिए। फिर सप्रेशन यानी कि कैसे कैसे इसका अंत हुआ, ये जो युद्ध चल रहा था इसका अंत फिर लॉर्ड कैनिंग ने किया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग अंग्रेज ऑफिसर्स ने इसको दबाया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो है वो लीडर थे, वहाँ पे जॉन निकलसन ने उनको फिर पकड़ के रंगून भेजा और उनके बेटों को मारा। लखनऊ में बेगम हजरत महल लड़ रही थी वहाँ से, और हेनरी लॉरेंस अंग्रेज ऑफिसर जो था उसने वहाँ पे ये किया, सप्रेस किया रिवोल्ट को। कानपुर में नाना साहब को सर कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी में जनरल ह्यूरोज, झांसी में कौन था? जनरल ह्यूरोज, जिसका युद्ध हुआ था लक्ष्मीबाई के साथ। बरेली में खान बहादुर खान को कॉलिन कैम्पबेल, यही है कॉलिन कैम्पबेल जो कानपुर और बरेली दोनों जगह दबाया। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। इलाहाबाद और बनारस में नेता थे मौलवी लियाकत अली। बरेली में खान बहादुर खान। तो यहाँ पे कोलोनल ओंकेल। बिहार में कुंवर सिंह थे नेता, और यहाँ पे था विलियम टेलर। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग थे। वाई डिड द रिवॉल्ट फेल? रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ? बहुत सारा कारण है। देखो, जो भारतीय सिपाही थे और भारतीय नेता थे, लक्ष्मीबाई थी और बाकी लोग थे, तो बहुत जगह पे ना सपोर्ट नहीं मिला। जैसे लक्ष्मीबाई भाग के ग्वालियर गई, तो ग्वालियर के राजा जो सिंधियास थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को शरण देने से मना कर दिया या फिर युद्ध में साथ देने से मना कर दिया था। तो बहुत सारे लोग जो थे ना वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए वाला बात हो गया, कि अपने ही लोगों ने अपना सपोर्ट नहीं करके उनका सपोर्ट कर दिया। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ लिमिटेड अपराइजिंग, मतलब ज़्यादा जगहों पे ये नहीं फैला। ये सिर्फ नॉर्थ जो इंडिया है ना वहीं आपको देखने को मिलेगा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इसी एरिया में। पंजाब में नहीं हुआ, साउथ में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ही इलाकों में रह गया। जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर, कश्मीर, राजपूत, इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, और साउथ का जो इलाका था उसने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था। तो इस कारण से कि ये लिमिटेड एरिया में ही था। फिर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं रहा, बहुत इफेक्टिव लीडरशिप नहीं रहा। कुछ ही लोग इफेक्टिव थे, ब्रेव थे, मगर इन लोगों ने सही तरीके से, अब लक्ष्मीबाई तो केवल एक ही जगह पे उन्होंने मतलब लीडरशिप किया। ऐसा नहीं कि पूरा लीडरशिप बहादुर शाह जफर के हाथ में था, जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, वो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इफेक्टिव लीडरशिप नहीं रहा। लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, मैन नहीं थे, मनी नहीं थे। उन लोगों के पास अच्छा हथियार वगैरह था। ठीक है, लक्ष्मीबाई तलवार से लड़ रही हैं, वो लोग बंदूक से लड़ रहा है, तो कौन मरेगा, है ना? बंदूक वाले पहले मारेंगे। तो वो चल रहा था। फिर मिडिल क्लास भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जो रिच लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, एजुकेटेड लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, रिजल्ट ये रहा। रिजल्ट तो ठीक ठाक रहा, क्योंकि 1858 का कानून आया और उस कानून में फिर हो गया कि अब कोई किसी राज्य को हड़पा उड़पा नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो कंपनी का शासन खत्म हुआ। कंपनी का शासन खत्म हुआ और रानी ने अपने हाथों में शासन ले लिया, ब्रिटेन की रानी ने 1858 में। ठीक है, तो ये हुआ डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। यही ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन शुरू हो गया हमारे यहाँ। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस अपनाया गया
कि अब चेंज नहीं किया जाएगा, कन्वर्जन नहीं होगा, हिंदू और क्रिश्चियन ये सब नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति वगैरह सब खत्म किया गया, इंडियन जो शासक लोग थे उनके अधिकारों को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। फिर जो एडॉप्टेड बेटा है वो भी अब लीगल हायर हो सकता था, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। देखो, तो लक्ष्मीबाई और बाकी लोगों ने अपना बलिदान दिया तो फिर सभी चीज़ें मिली, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा थोड़ा। ये तो दामोदर सावरकर का जरूर याद किया, बीडी सावरकर का इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिबेलियन 1857, ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, बस बीडी सावरकर का याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आज का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। सोडियम प्लस आयन, Bf3 माइनस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, या इनमें से सभी। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल देखो, एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ केमिकल स्पेशीज that is attracted to electrons and can accept an electron pair to form a chemical bond, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। दे आर टिपिकली पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है, विथ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, मेकिंग देम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड रिएक्टिव विथ इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो जैसे कि हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H+, है ना। फिर Bf3, यहाँ Bf3 लिखा हुआ है। उसके बाद और कौन है? कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, अल्काइल हेलाइड्स हो गया। देखो क्या होता है, अगर आप लोग बचपन में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आप ये पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे और आपको याद कराया गया होगा कि 20 तक याद करना होता है इसको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हम लोग याद करते हैं पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी एटम है, जैसे ये उसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2। हीलियम जो है ना वो अपने आप में एक इनर्ट गैस है, इनर्ट। फिर लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6। तो ये जो एटम्स होते हैं, एटम इस तरह से सजे होते हैं, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो अगर आपके पास टोटल, मान लेते हैं कार्बन को उठाएं, तो कार्बन के पास टोटल कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट वाला लाइन में, फर्स्ट पॉकेट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड पॉकेट में होंगे। फर्स्ट पॉकेट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर ऑक्सीजन को उठाएंगे तो ऑक्सीजन का कितना है? 8। तो फर्स्ट पॉकेट में 2 और सेकेंड पॉकेट में 6, तो 6 2 8 हो गया। अगर नियॉन को उठाएंगे, नियॉन का है 10, तो फर्स्ट पॉकेट में 2 और सेकेंड पॉकेट में 8। सेकेंड पॉकेट का मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही होता है, फर्स्ट पॉकेट का 2 होता है, सेकेंड पॉकेट का 8 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सोडियम को उठाएंगे तो फर्स्ट पॉकेट में 2, सेकेंड पॉकेट में 8 और थर्ड पॉकेट में 1, ये जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का 2, सेकेंड का 8, थर्ड पॉकेट का 18 का कैपेसिटी होता है, पर 8 जनरली वो लेता है। और किसी भी मतलब एलिमेंट को अगर किसी से रिएक्ट नहीं करना है तो वो होगा इनर्ट गैस, उसका सारा पॉकेट भरा हुआ रहेगा। जैसे नियॉन है, नियॉन का 10 है, तो 10 है तो क्या मतलब है कि पहला पॉकेट में 2 और दूसरा पॉकेट में 8, दोनों पॉकेट भरा हुआ है, लास्ट पॉकेट भी भरा हुआ है, 8 है। तो नियॉन भी एक इनर्ट गैस है, नियॉन भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। फिर आर्गन का देखो, आर्गन का क्या है? फर्स्ट पॉकेट में 2, सेकेंड पॉकेट में 8 और थर्ड पॉकेट में भी 8, 18, 2 8 10 और 8 18। तो ये भी, इसका भी लास्ट पॉकेट में 8 है, ये भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। लास्ट पॉकेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। समझ में आया? ये जो इस लास्ट वाले टेबल में सब है ना, ये सब इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कौन कौन इनर्ट गैस होता है कभी पूछ सकता है। तो इनर्ट गैस हैं जैसे कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ये ओजी है, ये सब इनर्ट गैस है।
ये किसी से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि इसका सारा पॉकेट फुल है। अब हम लोग बात करते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी फर्स्ट पॉकेट में 2, सेकेंड पॉकेट में 8 और थर्ड पॉकेट में 1। तो सोडियम जो है ये हमेशा, ठीक है, तो सोडियम जो है ये हमेशा कोशिश करेगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। ये हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देने की कोशिश करता है। तो जब ये लूज करता है तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज इसने वापस कर दिया है। तो सोडियम कैसे रहता है, Na प्लस के फॉर्म में रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में रहता है। उसी तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी और इसको क्या चाहिए, इसको पहला पॉकेट में 2 चाहिए तब ये इनर्ट गैस बनेगा। तो ये हमेशा कोशिश करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दे। तो जो इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या कौन होता है, वो होता है एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, दे आर टिपिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मेकिंग देम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, जिससे वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट माने वही 8 इनकम्प्लीट होता है, 8 पूरा नहीं होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एंड रिएक्टिव विथ रिच इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और वो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उससे रिएक्ट करता है। समझ गए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जैसे H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में H+ दिया हुआ है, तो H+ इसका आंसर है। H+ जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो सोडियम इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सोडियम जो है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि सोडियम जो है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होता है, ये तो लूज करता है, 2 8 1 है इसके पास, तो ये तो लूज करता है, इसको चाहिए नहीं, ये लूज करता है, देता है किसी को। तो जो देने वाला होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, हाइड्रोजन। समझ गए। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं है, सोडियम। तो आपको कम से कम ये 20 ठो याद रखना चाहिए, और ये बेसिक चीज़ है साइंस का, तो ये भी पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रोकते हैं। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना, और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।